अभी हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है उसके अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ये चारों चीज़ों को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इन लोगों का जो फंक्शन होता है एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पारोक्सिसोम इस सब चीज़ों को इसमें नहीं रखते, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते हैं। मतलब केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम को इसमें रखता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास भी एकदम पतले पतले जाल जैसा फैला हुआ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जहाँ न्यूक्लियस है उसके आसपास और जहाँ सेल मेम्ब्रेन है उसके आसपास पूरे साइटोप्लाज्म में थोड़ा थोड़ा रेटिकुलम जाल जैसा फैला हुआ नेटवर्क स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, न्यूक्लियस के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर भी बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। पूरे साइटोप्लाज्म में जाल जैसा फैला हुआ रहता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जिसमें दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, आउटर सरफेस जो होता है इसमें ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो होता है राइबोसोम। इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन इसमें राइबोसोम एब्सेंट रहता है। राइबोसोम प्रेजेंट रहता है इसलिए इसका सरफेस जो होता है रफ हो जाता है। इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। बहुत सारी चीज़ों का सेक्रेशन करना और प्रोटीन सिंथेसिस करना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम एब्सेंट रहता है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है। और बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस होता है, यहाँ लिपिड का सिंथेसिस होता है। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऐसा काम होता है जैसे डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलता रहता है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल बनता है। ठीक है, उस चीज़ों को बाहर करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है, फैट सिंथेसिस, स्टेरॉयड सिंथेसिस, ऐसे बहुत सारे सिंथेसिस वाला काम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? नेटवर्क जाल जैसा फैला हुआ साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन टाइप का पाया जाता है। एक पतले पतले ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर रहता है जिसका दोनों एंड बंद रहता है, उसको बोलेंगे सिस्टर्नी। और छोटे छोटे फ्लूइड भरा हुआ वेसाइकल पाया जाता है और इस टाइप का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के जाल जैसा साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ रहता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, आउटर सरफेस में राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन इसका कम रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहते हैं रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स। मैमल्स के रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है। गोल्गी बॉडी भी एब्सेंट रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम एब्सेंट रहता है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस करते हैं जैसे लिपिड सिंथेसिस। एनिमल सेल में लिपिड जैसा ही स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, स्टेरॉयड सिंथेसिस, ये सब चीज़ें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे गोल्गी बॉडी।
जब सेल के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल जैसा फैला हुआ है, उसी को अच्छे से देखेंगे तो हमको दिखता है कि कुछ स्ट्रक्चर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही लगता है, लेकिन थोड़ा चपटा डिस्क शेप्ड पैरेलल अरेंज स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस बोलेंगे इस टाइप का। कुछ चपटा चपटा पतले पतले स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलेंगे सिस्टर्नी। कुछ वेसाइकल रहता है, कुछ वैक्यूल रहता है। ये सब चीज़ें मिला के गोल्गी बॉडी बनता है। कैमिलियो गोल्गी 1898 में सबसे पहले देखे थे कि जो रेटिकुलम स्ट्रक्चर जाल जैसा फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसी में कुछ स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता है, जो न्यूक्लियस के आसपास भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के किनारे भी पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वहाँ। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप सिस्टन ही रहता है, जो पैरेलल एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ रहता है, और कुछ गोल गोल वेसाइकल, कुछ टिब्यूल्स, ये सब भी पाया जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के आसपास रहता है वो कॉन्वेक्स होता है, उसको बोला जाता है सिस। न्यूक्लियस के आसपास जो गोल्गी बॉडी पाया जाता है उसको सिस बोला जाता है। फॉर्मिंग फेस मतलब प्रोडक्शन वाला काम करता है। और कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास पाया जाता है, वो मैच्योरिंग फेस रहता है। ठीक है, जब गोल्गी बॉडी मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास दिखने लगता है, तो कॉन्केव रहता है, उसको बोला जाता है ट्रांस। सिस एंड ट्रांस। ठीक है, बहुत सारे राइबोस जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम जानते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसके बाद सिंथेसाइज होने के बाद गोल्गी बॉडी में आ जाता है, गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नी में आ जाता है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद उसको रिलीज किया जाता है, उसके पहले गोल्गी बॉडी में वो मॉडिफाई हो जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है गोल्गी बॉडी में, उसके बाद वो रिलीज किया जाता है, जिस जगह में भेजना है उस जगह में भेजा जाता है। ठीक है, गोल्गी एपैरेटस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। गोल्गी बॉडी से ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे सेक्रेशन मतलब सेक्रेटरी मटेरियल को स्टोर करना, उसको प्रोसेसिंग करना, उसको पैकेजिंग करना, ये सब काम, उसके बाद जिस जगह में भेजना है सेक्रेशन वाले मटेरियल को उस जगह में भेजना, ये सब काम गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ें जो जिससे कुछ सेक्रेट होता है उस सेक्रेट वाले चीज़ों को स्टोर करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं और उस जगह भेज दिए जाते हैं जहाँ की उसको भेजना है। सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, लाइसोसोम बनाने में गोल्गी बॉडी काम करता है। ठीक है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी से ही होता है। अब हम देखेंगे लाइसोसोम। सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल मतलब इसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब गोल्गी बॉडी पैकेजिंग करते रहते हैं उसी समय वेसाइकल बनता है, उसी पैकेजिंग के समय ये वेसाइकल बनता है। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइप के मतलब बहुत पावरफुल एंजाइम्स स्टोर करके रखते हैं ये वेसाइकल, बहुत सारे पावरफुल एंजाइम स्टोर करके रखते हैं, जो कि ज़्यादातर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सब एंजाइम, और बहुत सारे ऑर्गेनिक एंजाइम भी रहता है, और ज़्यादातर एसिडिक पीएच में ही एक्टिव रहता है। लाइसोसोम छोटे छोटे वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। गोल्गी बॉडी का जब पैकेजिंग होता है उस समय इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलेसेस, लाइपेसेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सब बहुत सारे, जो कि एसिडिक मीडियम में जब एसिडिक पीएच रहता है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी रहता है उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, इतने सारे पावरफुल
डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल सबको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है, डाइजेस्टिव बैग। और लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। क्या रहता है? कोई भी सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है, जैसे सेल के अंदर कुछ भी चीज़ें बाहर से आ जाता है, वो चीज़ अच्छा नहीं होगा, तो उस फॉरेन मटेरियल को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल व्हिच एंटर द सेल। सेल के अंदर कोई भी बाहर का चीज़ें चला जाता है जो कि सेल के स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेते या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते, उसको बाहर करने का काम ये करते हैं। ठीक है, और कोई भी डैमेज सेल रहता है, उस डैमेज सेल को ये ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और नया सेल जो बनता है उसको उस जगह में फिट कर देता है। मतलब रिपेयर का काम भी करता है और डैमेज सेल को हटाने का काम भी करता है। ये सब काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्कैवेंजर्स, सेल्यूलर हाउसकीपर। ये सब लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, स्विच। और क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लाइसोसोम मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद ये लाइसोसोम और काम नहीं कर रहा है, थोड़ा ख़राब हो गया, तो ये लाइसोसोम फट जाता है सेल के अंदर। ठीक है, फट जाने से क्या होता है, जितनी भी चीज़ें अच्छे एंजाइम, ये सब चीज़ों को, सेलुलर कुछ सेल के ऑर्गेनेल्स की चीज़ों को, सब चीज़ों को वो क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, खराब कर देता है पूरी तरह से। मतलब इतने सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम रहने की वजह से सबको डाइजेस्ट कर देता है। तो सेल के बहुत सारे मतलब जो बेनिफिशियल चीज़ें होती है वो खराब हो जाता है, वो भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुइसाइडल बैग। लाइसोसोम कैसे बनता है? गोल्गी बॉडी जब पैकेजिंग मटेरियल का पैकेजिंग करते हैं, सिंथेसाइज मटेरियल का, उस समय फॉर्म होता है वेसाइकल। ठीक है, उस वेसाइकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल रहता है। इसमें बहुत सारे पावरफुल एंजाइम पाया जाता है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और बाहर से आने वाले सेल में जितनी भी चीज़ें होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो बाहर से, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेल के अंदर से बाहर कर देते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम खराब हो जाता है और फट जाता है। फटने से उसके अंदर इतने सारे पावरफुल एंजाइम रहने की वजह से वो आसपास के बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देता है, इसलिए इसको सुइसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, ये था लाइसोसोम। अब देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे ऑर्गेनल्स रहता है, साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं बहुत सारे ऐसे वैक्यूल्स। इस वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरा हुआ रहता है, जैसे वाटर, किसी में सैप, किसी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, किसी में अनयूजफुल बहुत सारी चीज़ें भी भरा होता है, जो कि बाद में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी भरा हुआ रहता है, जैसे फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं, वाटर, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, ये सब चीज़ों को स्टोर भी किया जाता है। मतलब बहुत सारे वेसाइकल सेल के अंदर पाया जाता है। कुछ वेसाइकल में यूज़फुल वाली चीज़ भरा नहीं रहता, कुछ में यूज़फुल वाले भरा रहता है। कुछ में सैप, एक्सेटरी प्रोडक्ट, बहुत सारे मटेरियल जो कि फेंकना है, बाहर करना है वो, और कुछ में वाटर, फूड स्टोर, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, ये सब भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो वैक्यूल में एक सिंगल मेम्ब्रेन, प्लांट्स में जो वैक्यूल पाया जाता है वो बहुत बड़ा, एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल जो होता है इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। पूरे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके 90% तो वैक्यूल ही रहता है। ठीक है, सेल के अंदर के 90% वॉल्यूम सेल का जो है वैक्यूल से ही भरा रहता है। इस जो वैक्यूल रहता है इसमें जो मेम्ब्रेन रहता है उसको बोला जाता है स्टोनोप्लास्ट। वो भी सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा सा वैक्यूल रहता है इसके अंदर भरा रहता है सैप, सेल सैप भरा रहता है। इसके अंदर जो सेल सैप रहता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आता है, मतलब एगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के एगेंस्ट में बाहर से लिक्विड इसके अंदर आते हैं, इससे बाहर जाते हैं।
ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही इसके अंदर लिक्विड आते जाते रहते हैं। और बहुत सारे वैक्यूल जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलेंगे, बहुत सारे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें कुछ वैक्यूल पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को इसमें भरा जाता है और सेल के बाहर जाके इसको छोड़ दिया जाता है। और अमीबा में फूड वैक्यूल भी रहता है। एक्सक्रीटरी वैक्यूल के साथ साथ फूड पार्टिकल स्टोर करने का भी वैक्यूल कम करता है। ठीक है, ऐसे वैक्यूल जो छोटे छोटे बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ भरा हुआ रहता है। जो चीज़ फेंकने का होता है बाहर, जैसे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, सैप, अदर मटेरियल्स, और बहुत सारी चीज़ यूजफुल जैसे फूड स्टोर करके रखना, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन को स्टोर करके बाद में धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम आता है, ये सब चीज़ भी भरा हुआ रहता है। वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में बहुत छोटा छोटा वैक्यूल्स पाया जाता है। प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका 90% तो वैक्यूल से ही भरा रहता है। वैक्यूल के अंदर सैप भरा रहता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरोध में लिक्विड इसके अंदर आता है, इससे बाहर जाता है। ठीक है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। इस टाइप से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है।